हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डिप्लोमा एग्जिट एग्जाम। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ साथियों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपका अपना चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 2 है फार्माकोथेराप्यूटिक्स का। ठीक है, डी फार्म सेकेंड ईयर में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, इसमें हम समझने वाले हैं क्या क्या चीजें आती हैं रिस्पायरेटरी के अंतर्गत और उसमें हमें किस किस टॉपिक को डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स। ठीक, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो हमारा वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब देखिए हमें इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़ना क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो हमें पढ़ना है वो सबसे पहला टॉपिक है अस्थमा। ठीक है, ठीक, हमें क्या पढ़ना है, अस्थमा पढ़ना है। अस्थमा की डिफिनीशन पढ़ना है। ठीक है, अस्थमा के काजेस क्या हैं, अस्थमा के टाइप्स क्या हैं, ठीक है, वो सारी चीजें पढ़ना है। फिर अस्थमा का ट्रीटमेंट कैसे करना है वो पढ़ना है। ठीक है, और फिर अस्थमा की जो एटियोपैथोलॉजी है उसके बारे में पढ़ना है। तो इतनी ढेर सारी चीजें हमें इसमें पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है रेस्पिरेटरी में हमें पढ़ना है सीओपीडी। अब सीओपीडी क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, क्या है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, तो ये दो टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने हैं। अब इन दो टॉपिक के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है वो जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अस्थमा में। ठीक है, तो अस्थमा की हमें पढ़ना क्या है, डिफिनीशन। ठीक है, अस्थमा की डिफिनीशन के बाद इसके हमें टाइप्स को पढ़ना है। अभी कितने टाइप्स के होते हैं वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, हम डिफिनीशन तो आपको बता ही देंगे। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए जो अस्थमा होता है एक प्रकार से हमारा क्या होता है, इन्फ्लामेटरी डिजीज होता है। जो हमारी एयरवेज होते हैं उनमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है या फिर हमारी जो मसल्स लेयर होती है किसकी, ब्रोंकाई की, उसमें क्या होता है, थिक हो जाती है, वो मोटी हो जाती हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जो मसल्स होता है हमारा, ठीक है, जो मस्कुलस होता है वो इनलार्ज हो जाता है और जो सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो उस कंडीशंस को क्या कहते हैं, अस्थमा कहते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो टाइप्स क्या क्या होते हैं, जो अस्थमा होता है वो कैटेगरी वाइज 4 टॉपिक्स में बांटा गया है, 4 टाइप्स में बांटा गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ स्टिमुलस। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग भी कुछ ऐसे जो हैं वो टाइप्स हैं। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन। ठीक है, समय के अनुसार कैसे कैसे अस्थमा काज होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, बात समझ में आ रही है। तीसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी। और जो हमारा 4th नंबर का है उसमें हम जानेंगे आगे। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। जो हमारा पहला है, पहला हमारा है सोर्स। तो सोर्स के अकॉर्डिंग भी उसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है उसको जान लेते हैं। ठीक है,
तो पहला जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, ऑन द सोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है, सोर्स ऑफ स्टिमुलस के बेसिस पे जो अस्थमा होता है वो पहला है एक्सट्रिंसिक अस्थमा, ठीक है, एक्सट्रिंसिक अस्थमा, ठीक है, एक्सट्रिंसिक अस्थमा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक अस्थमा, ठीक है, इंट्रिंसिक अस्थमा। फिर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, मिक्स्ड अस्थमा, मिक्स्ड अस्थमा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, एक्सट्रिंसिक अस्थमा। एक्सट्रिंसिक अस्थमा का मतलब क्या होता है, जानिएगा, समझिएगा, ठीक है। ऐसे अस्थमा जो हमें क्या होते हैं, एलर्जी से होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, एलर्जी से होते हैं, जो आउटसोर्स की एलर्जी होती है उसके कारण जो अस्थमा होता है वो हमें एक्सट्रिंसिक अस्थमा के अंतर्गत आता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, आउटसोर्स से जो भी एलर्जी आती है उसके कारण जो अस्थमा होता है, कॉज होता है, उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक अस्थमा। तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आप ध्यानपूर्वक आगे के वीडियो जो भी आएंगे आप उनको समझिएगा और समझने की कोशिश भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।